हेलो दोस्तों, आप सबको आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं रंजन कुमार पंडा। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का पर डिस्कशन करेंगे। इसमें आज डिस्कशन करेंगे जो एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें किसका कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन रहता है उसका पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। उसके साथ डिस्कशन करेंगे कब 12% कंट्रीब्यूशन होगा पीएफ में, ये और 10% कब कंट्रीब्यूशन होगा उसका पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ कंट्रीब्यूशन जो एग्जेम्पशन जो लिस्ट है अंडर पीएफ स्कीम में, जो बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन को एग्जेम्पशन दिया गया है उसका लिस्ट को भी आप लोग आज देखेंगे। उसके साथ जो हम लोग पीएफ विड्रॉ करते हैं उस टाइम जो टीडीएस करता है कितना कटेगा, कितना अमाउंट का ऊपर कटेगा, वो आज आप लोग भी डिस्कशन करेंगे। उसके साथ डिस्कशन करेंगे जो सैलरी जो लिमिट है उसका कितना लिमिट तक आपका पीएफ स्कीम का अंडर में आ रहा है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। उसके साथ लास्ट में डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन आंसर। बहुत सारा आदमी का इसका ऊपर क्वेश्चन रहता है जो मेरे को कमेंट के जरिए जीमेल के जरिए पूछा हुआ है, तो उसको मैं एक साथ लेके वो क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई इसका ऊपर डाउट नहीं रहेगा। एंड तक रहे देखिए, सारा क्लियर इसमें कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अभी टॉपिक का ऊपर। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे रेट के बारे में, डिस्कशन करेंगे एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का कितना कंट्रीब्यूशन देता है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय का सिर्फ कंट्रीब्यूशन रहता है 12% और 10%। ईपीएफ में सिर्फ कंट्रीब्यूशन रहता है, बाकी किसी में कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। 10% कब होगा, यानी इस जो ऑर्गेनाइजेशन नीचे दिया गया इस टाइम में इसमें फॉल कर रहा है तो उस टाइम 10% हो जाएगा। क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन उसका, उस ऑर्गेनाइजेशन में 20 से नीचे वाला एम्प्लॉय लोग है, यानी 20 से कम एम्प्लॉय है, उस टाइम में आपका 10% हो जाएगा। सिक इंडस्ट्री है तो उस टाइम भी 10% हो जाएगा। एनी एस्टेब्लिशमेंट विच हैज एट द एंड ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर एक्यूमुलेटेड लॉस इक्वल टू और एक्सीडिंग इट्स एंटायर नेटवर्थ, उस टाइम में भी होगा तो उस टाइम भी 10% हो जाएगा। और ये जो नीचे जो दिया गया है इंडस्ट्रीज, उस टाइम इसमें फॉल कर रहा है तो उसमें भी 10% हो जाएगा। जूट का है, ब्रिक का है, ये सब का होगा तो इसमें भी 10% होगा। बस समझ में आ गया, 10% का 12%, बाकी सब में 12%। बाकी सब में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं रहता है, लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है ना, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में होता है डिफरेंस ऑफ एम्प्लॉय शेयर्स एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन को डिफरेंस होने के बाद जो आता है इसमें ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन होता है, डिफरेंस ऑफ एम्प्लॉय शेयर्स एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद ईपीएफ में कितना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, 8.33% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है। ईडीएलआई में 0.5%। एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट्स का ऊपर जो चार्ज करता है ईपीएफ में देता है 0.5% देता है, 0.550% देता है कौन, एम्प्लॉयर देता है। बाकी ईडीएलआई में कुछ नहीं है। ये जो 0.50 है जो विथ इफेक्ट 1 जून 2018 से हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप स्टार मार्किंग करके लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन इज राउंडेड टू द नियरेस्ट रुपीज। ये जो हैशटैग दिया है, दो तो हैशटैग दिया है, इसका ऊपर बोला गया है, इसका ऊपर बोला गया और इसका ऊपर बोला गया, ये तीनों रेट का ऊपर बोला गया है। तो इसका ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जो कंट्रीब्यूशन इज राउंडेड टू नियरेस्ट रुपीज फॉर ईच एम्प्लॉय। एवरी एम्प्लॉय का राउंड ऑफ करना पड़ेगा, यानी आप मान लीजिए 50 एम्प्लॉय, उसको टोटल करके उसमें राउंड ऑफ करेंगे नहीं, एवरी ईच बोल दिया है, ईच एम्प्लॉय का राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट रुपीज में। फॉर द एम्प्लॉय शेयर्स, पेंशन कंट्रीब्यूशन एंड ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन को, ये सारा को आप क्या करेंगे ना, राउंड ऑफ करेंगे। द एम्प्लॉयर शेयर इज डिफरेंस ऑफ द एम्प्लॉय शेयर पेबल एज पर स्टैट्यूट एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद ये जो सिंबल दिया गया है इसका ऊपर डिस्कशन किया गया है, किसका ऊपर, ये जो रेट का ऊपर डिस्कशन किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन का ईपीएफ में जो कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉयर का, उसका ऊपर यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया है डिस्कशन करते हैं, मंथली पेबल अमाउंट अंडर ईपीएफ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इज राउंडेड टू द नियरेस्ट रुपीज, नियरेस्ट रुपीज में राउंड अप करेंगे, एंड ए मिनिमम ऑफ रुपीज 500 इज पेबल, 500 मिनिमम आपको पेबल करना है, उसमें मिनिमम 500। ठीक है, नोट दिया गया क्या, इफ द एस्टेब्लिशमेंट हैज नो कंट्रीब्यूटरी मेंबर इन द मंथ द मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस विल बी 75 रुपीज। मान लीजिए उसमें कोई कंट्रीब्यूटरी मेंबर नहीं रहता है उस महीने में, तब उस टाइम मिनिमम हो जाएगा क्या, 75 रुपीज, अदरवाइज 500 रुपया।
ठीक है, इसके बारे में क्या बोला गया इसमें देखेंगे, ऊपर जाके डिस्कशन करेंगे। ये जो दिया है रेट का ऊपर जो दिया है, ये सब जो दिया है, ये जो सिंबल दिया है, इसमें क्लियरली बोल दिया गया, इसका ऊपर क्या बोल दिया है, इन केस एस्टेब्लिशमेंट इज एग्जेम्प्टेड अंडर पीएफ स्कीम। एग्जेम्प्टेड का लिस्ट में आपको दे दूंगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एग्जेम्पशन लिस्ट में आ रहा है, तो उसको आप देख लेंगे, आपका ऑर्गेनाइजेशन उस एग्जेम्पशन लिस्ट में आ रहा होगा तो आपके लिए पीएफ स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगा। उस टाइम है, यहाँ पे बोल दिया है एग्जेम्पशन उस जो पीएफ स्कीम में जो लोग है उन लोग के लिए क्या है ना, इंस्पेक्शन चार्जेस 0.18% होगा, मिनिमम ₹5 इज पेबल इन प्लेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। जिन लोगों का एग्जेम्पशन है उन लोग के लिए क्या है ना 0.18% होगा, मिनिमम ₹5 पेबल करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। इन केस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज एग्जेम्प्टेड अंडर ईडीएलआई स्कीम में, ईडीएलआई स्कीम में आपका एग्जेम्प्टेड है तो उस टाइम होगा इंस्पेक्शन चार्जेस 0.05%, मिनिमम ₹1 इज पेबल इन प्लेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। जो लोग एग्जेम्पशन में आ रहे हैं तो उस टाइम पीएफ स्कीम में आपका हो जाएगा ₹5 देना पड़ेगा मिनिमम, एंड उसका और आपका क्या करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो है उसका आप मिनिमम देंगे ₹1 किस टाइम में ना, जिन लोगों का ईडीएलआई स्कीम में भी आपको देना पड़ेगा, जो लोग एग्जेम्पशन में आ रहे हैं। अभी समझ में आ गया। अभी नोट में डिस्कशन करेंगे ये अंडर ईपीएफ क्या है, ईपीएफ क्या क्या कैटेगरी है, उसका मिनिमम सीलिंग लिमिट क्या वगैरह सब डिस्कशन करेंगे। ईपीएफ जो होता है कंट्रीब्यूशन क्या होगा, मिनिमम वेजेस सीलिंग लिमिट यहाँ पे दिया गया है 15,000, मिनिमम 15,000 सीलिंग लिमिट है, सॉरी मैक्सिमम, मिनिमम नहीं मैक्सिमम वेजेस लिमिट जो यहाँ पे बोला गया मैक्सिमम 15,000। जिन लोग का 15,000 सैलरी ये लो है उन लोग के लिए मैं ये है पीएफ का कंट्रीब्यूशन। मान लीजिए इसका इंक्रीजमेंट के टाइम में 15,000 से क्रॉस हो जा रहा है, तब क्या होगा ना, आपको दोनों एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों का कंसर्न, दोनों राजी होना जरूरी है, और उसके बाद पीएफ कमिश्नर को आप उसको लेटर लिखेंगे कि हम लोग राजी है पीएफ काटेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा, पीएफ कट सकता है हायर अमाउंट का ऊपर। यहाँ पे देखिए द एम्प्लॉय कैन पेड हायर रेट, एम्प्लॉय जो आप मान लीजिए यहाँ पे 12% और 10% जो मेंशन किया गया है, इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉयर इसका पर बाउंड नहीं है, वो अमाउंट एक्सीड कंट्रीब्यूशन करेगा। देखिए यहाँ पे बोल दिया इन सच केसेस एम्प्लॉयर इज नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू पे एट सच हायर रेट, हायर रेट पेमेंट करने का कोई बाउंड नहीं है उसका ऊपर, वो कर सकता है, लेकिन आप बाउंड नहीं कर सकते। एम्प्लॉय तो उसका मर्जी, वो जितना काट सकता है पीएफ में, उसका कोई 12% से एक्सेस काट दिया तो कोई इशू नहीं, लेकिन एम्प्लॉयर का ऊपर बाउंड नहीं है, वो एम्प्लॉयर चाहेगा तो दे सकता है एक्सेस, लेकिन उसका ऊपर डिसीजन है। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया गया टू पे कंट्रीब्यूशन ऑन हायर वेजेस, जो 15,000 से जो लोग एक्सीड है, ए जॉइंट रिक्वेस्ट फॉर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, दोनों रिक्वेस्ट करेंगे। पारा 26 में बोला गया है ऑफ ईपीएफ स्कीम में बोल दिया गया है कि जो एक्सीड जो लोग हैं उन लोग दोनों इसमें राजी होना चाहिए और जॉइंटली रिक्वेस्ट करेंगे। इन सच केसेस एम्प्लॉयर हैज टू पे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ऑन द हायर वेजेस, दैट इज वेजेस जो 15,000 से जो लोग जो एबव आ रहा है, यानी उस टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो 0.5% 15,000 को दे रहे थे, उस टाइम हो जाएगा एम्प्लॉयर क्या देगा ना, 15,000 से एक्सीड वाला को आप तो राजी हो गए तो अभी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस देना पड़ेगा। 15,000 का जो एक्सीड सैलरी जो पीएफ काट रहे हैं तो उसका ऊपर देंगे, जितना एक्सीड है उसी हिसाब से आपको देना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो 15,000 जो लिमिट बोल दिया गया है, इसमें इंटरनल वर्कर के लिए ये सीलिंग लिमिट एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इसमें बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे अंडर ईपीएस का बारे में बात करेंगे। ईपीएस में क्या बोल दिया गया, कंट्रीब्यूशन इज पेएबल आउट ऑफ द एम्प्लॉयर शेयर ऑफ पीएफ एंड नो कंट्रीब्यूशन इज पेएबल बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं रहता है, उसमें तो बोल दिया गया था एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, सिर्फ इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है किसका, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहता है, 8.33% कंट्रीब्यूशन रहता है। नेक्स्ट में क्या बोल दिया है, पेंशन कंट्रीब्यूशन नॉट टू बी पेड, पेंशन कंट्रीब्यूशन नॉट टू बी पेड कैसे पेड नहीं करेगा, व्हेन एन एम्प्लॉय क्रॉस 58 ईयर्स एज, जब 58 ईयर्स एज से क्रॉस हो रहा है उस टाइम क्या होगा ना, आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन और नहीं होगा। ठीक है, एंड हिज इन सर्विस, आपका सर्विस ये हो रहा है, उसका 58 ईयर्स से क्रॉस हो रहा है या रिटायरमेंट ले लिया तो उसमें और कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। EPS membership cases on completion of 58 years when an EPS pensioner is drawing reduced pension and rejoin as an employee, इस टाइम में आपको क्या हो जाएगा, ये सब में आपको
कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, पेंशन कंट्रीब्यूशन होगा नहीं, 8.33% जो कंट्रीब्यूशन करता है पेंशन कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे बोल दिया इन बोथ केसेस, ये जो दो केस में, बोथ द केसेस द पेंशन कंट्रीब्यूशन 8.33% इज टू बी एडेड टू द एम्प्लॉयर शेयर ऑफ पीएफ। जो 8.33 कंट्रीब्यूशन हो रहा था इन लोगों के लिए तो नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा 8.33%, वो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका पीएफ में कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, आपका ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। लेकिन जो आपका ईपीएस में कंट्रीब्यूशन होता है 8.33%, वो वहां पे कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो उस फिगर का आप कंट्रीब्यूशन हो जाएगा ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। वही चीज बोल दिया गया है, आपका पीएफ में कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया गया पेंशन कंट्रीब्यूशन इज नॉट टू बी डाइवर्टेड एंड टोटल एम्प्लॉय शेयर गोज टू पीएफ में कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। इन केस द एम्प्लॉय हु इज नॉट एग्जिस्टिंग ईपीएफ / ईपी मेंबर जॉइन ऑन और आफ्टर 1/9/2014 विथ वेजेस एबव 15,000, एबव जो 15,000 का केस में, इन दिस केसेस द पेंशन कंट्रीब्यूशन पार्ट विल बी एडेड टू एम्प्लॉय शेयर्स, ईपीएफ में एडेड होगा जो 15,000 से जो लोग एक्सीड के टाइम में। ठीक है, इसमें बोल दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, in all other cases pension contribution is payable a member joining after 50 years age if not a pensioner does not have choice of not getting the pension contribution on grounds that he will not complete 10 years of eligible service. The social security cover is applicable till he or she is a member. आपका 50 साल से एक्सीड हो जाए तो 10 साल आपका उसका कंट्रीब्यूशन 10 साल नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए ये आपका 50 साल से अबव वाला को आप ये नहीं कर सकते। पर इंटरनल वर्कर हायर वेजेस सीलिंग ऑफ 15,000 इज नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम कब से 11 सितंबर 2010 से ये एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे नोट में बोल दिया गया है इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग ईपीएस मेंबर आज 1/9/2014 whose pension contribution was paid, ईपीएस वेजेस सीलिंग लिमिट जो पहले था आपका ये था कंट्रीब्यूशन टू बी, अभी हो गया 15,000, वेजेस सीलिंग फ्रॉम 1/9/2014 ही विल हैज टू गिव फ्रेश कंसेंट। आपका इंक्रीज जैसे ही हो जाता है या 6,500 जो पहले था उस टाइम में भी इंक्रीजमेंट हो जाता है, तो आपको फ्रेश कंसेंट लेटर देना पड़ेगा एंड अमाउंट आपको कितना करना पड़ेगा 1.16% ऑफ वेजेस अबव 15,000 will have to be contributed by him in pension fund, यानी अकाउंट नंबर जो पेंशन फंड का वो है थ्रू द एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर का द्वारा जमा करना पड़ेगा 1.16% और फ्रेश कंसेंट लेटर देना पड़ेगा। जो 15,000 से क्रॉस हो जा रहा है ईपीएस के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फ्रेश कंसेंट लेटर देना पड़ेगा कि जो 15,000 से एक्सीड है उसके ऊपर ये काटेंगे, ऐसे ऐसे फ्रेश कंसेंट लेटर देना पड़ेगा। अभी बात करेंगे अंडर ईडीएलआई के बारे में बात करेंगे। ईडीएलआई में क्या है, कंट्रीब्यूशन टू बी पेड अप टू मैक्सिमम वेजेस सीलिंग लिमिट 15,000 इवन इफ पीएफ इज पेड टू हायर वेजेस। 15,000 को ऊपर आप पीएफ काट सकते हैं, पीएफ का ऊपर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लेकिन आपका ईडीएलआई में वो कंट्रीब्यूशन नहीं होगा और ईडीएलआई में जो कंट्रीब्यूशन है वो 15,000 का तक रहेगा। यहाँ पे बोल दिया कि ईच कंट्रीब्यूशन इज टू बी राउंडेड टू नियरेस्ट रुपीज। ईडीएल का जो भी कंट्रीब्यूशन करेंगे उसका राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट रुपीज में। उसमें एग्जाम्पल बोल दिया गया है फॉर ईच एम्प्लॉय गेटिंग वेजेस अबव 15,000 तो अमाउंट विल भी कितना होगा 75। 15,000 का ऊपर से नहीं काटना है, 15,000 का ऊपर ही कटेगा, उससे ज़्यादा नहीं कटेगा। ईडीएल कंट्रीब्यूशन टू बी पेड इवन इफ मेंबर हैज क्रॉस 58। यहाँ पे जो बोल दिया था 58 जो आपका बोल दिया था इस स्कीम में, यहाँ पे जो बोल दिया था ना, यहाँ पे 58 का जो बाउंड्री रख दिया था कि ईपीएस के टाइम में, इस टाइम में कोई बाउंड्री नहीं है। यहाँ पे बोल दिया है क्रॉस 50 एज एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन इज नॉट पेएबल, दिस इज टू बी पेड लॉन्ग एज द मेंबर इज इन द सर्विस एंड पीएफ इज बीइंग पेड। इस टाइम में कोई बाउंड्री नहीं है, 58 क्रॉस होने के बाद भी आपको इसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे। इफ मेंबर क्रॉस 50 ईयर एज पेंशन कंट्रीब्यूशन इज नॉट पेएबल, पेंशन कंट्रीब्यूशन आप कर नहीं रहे लेकिन आपको ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। आपका तो इस 50 ईयर से क्रॉस हो रहा है तो पेंशन में कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, वो अमाउंट का आपको पीएफ में कंट्रीब्यूशन हो जाता था, लेकिन ईडीएल के टाइम में 50 ईयर से क्रॉस होने के बाद भी आपको देना पड़ेगा। कब ये बंद हो जाएगा, जब आप सर्विस आप ये कर लेंगे, सर्विस से चला जाएंगे, सर्विस छोड़ देंगे, उस टाइम आपका ईडीएल बंद हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज नहीं बंद होगा। ठीक है,
इसका अब मैं रेट आपको दिखा देता हूँ। ये रेट जो है सैलरी का रेट जो पहले इस डेट का हिसाब से, इस डेट का आपका यहाँ पे 14 तक ये था 6,500, उसके बाद जैसे 1/9/2014 से क्या हो गया, वो लिमिट 15,000, मैक्सिमम सीलिंग लिमिट कर दिया गया है 15,000। ठीक है, ये जो हर साल मतलब ईयर वाइज में ये रेट है, इसको देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर बात करेंगे। क्वेश्चन आंसर बहुत सारा इसका पर रहता है। लिमिट क्या है, 15,000 पहले से बोल दिया। 15,000 से ज़्यादा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर से, और दोनों एम्प्लॉय इसमें एग्री होना चाहिए। टीडीएस क्या होगा ना, टीडीएस इसमें पीएफ जब विड्रॉ करते हैं, टीडीएस 50,000 से अमाउंट जो टीडीएस उस टाइम कटेगा, 50,000 से ज़्यादा हो रहा है अमाउंट जो विड्रॉ अमाउंट, तब टीडीएस कटेगा कितना, 10% करके कटेगा। प्यान आप दे रहे हैं तो प्यान नहीं दे रहे हैं तो 20% कटेगा अंडर सेक्शन 192A में आपका। इसमें जो टीडीएस जो कटेगा आपका पीएफ विड्रॉल में, आपका इस सेक्शन में कटेगा 192A में कटेगा। तो आपको सीलिंग लिमिट कितना है, 50,000। 50,000 से एक्सीड, पहले 30,000 था, अभी 50,000 है। 50,000 से एक्सीड होगा तब जाके टीडीएस कटेगा 10%। 20% कब होगा, प्यान नहीं दे रहे हैं तो। उसके बाद आपका क्या है, व्हाट इज पीएफ स्कीम। पीएफ स्कीम में आपका रिटायरमेंट बेनिफिट है, दोनों कंट्रीब्यूशन करते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूशन करते हैं सर्टेन परसेंटेज में। ठीक है, इसमें बोला गया हु इज एलिजिबल टू ज्वाइन ईपीएफ स्कीम। जो 15,000 से जो सैलरी जिन लोगों का कम है उन लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसका ऑर्गेनाइजेशन में आपका पीएफ स्कीम एप्लीकेबल है। तो 15,000 से जो लोग एक्सीड है उन लोग के लिए भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन दोनों एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एग्री होना जरूरी है। डज माई एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू माई ईपीएफ अकाउंट। येस, दोनों ही कंट्रीब्यूशन करेंगे इसमें 12% करके। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूशन करेंगे। सैलरी यहाँ पे क्या है ना, आपका सैलरी बेसिक है प्लस डीए है प्लस रिटर्निंग अलाउंसेस है। इसमें कैन आई कंट्रीब्यूट हायर अमाउंट टू माई ईपीएफ अकाउंट। येस, आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कर सकता है हायर अमाउंट 12% या 10% से ज़्यादा, लेकिन एम्प्लॉयर का ऊपर बाउंड नहीं है। यहाँ पे एम्प्लॉयर बाउंड नहीं है। यहाँ पे बोलते हैं येस यू कैन कंट्रीब्यूशन हायर टू योर ईपीएफ अकाउंट, दिस कैन बी डन भाया वॉलंटरी पीएफ। ठीक है, इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर द एम्प्लॉयर टू मेक इक्वल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। आप मान ले बोलेंगे आप मैं 15% कर रहा हूँ, मेरा एम्प्लॉयर 15% करेगा, नहीं, एम्प्लॉयर 12% करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, उसका ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मेरा चैनल को पहली बार आइए, सब्सक्राइब का ऑप्शन जरूर क्लिक कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक कर लीजिए इसी तरह रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।